ये कहानी है उस टेस्ट मैच की जहां भारतीय ड्रेसिंग रूम में दहशत और भय का माहौल था। मैदान पर बल्लेबाजों के बढ़ते कदम थरथरा उठे थे, क्योंकि मैदान पर गेंदबाज कम लंबे चौड़े काले काले शिकारी नजर आ रहे थे और बल्लेबाजों को अपना शिकार ऐसे बना रहे थे मानो वो कई दिनों के भूखे हो, क्योंकि कप्तान का साफ निर्देश था कि बॉडी लाइन गेंदबाजी करो। अगर बल्लेबाज आउट नहीं होता है तो उसका हाथ और पैर तोड़ दो, अपनी बाउंसर गेंदों से उसका सर फोड़ दो, जैसे भी हो उसे मैदान से बाहर भेजो। ये वो दौर था जब न सर पे हेलमेट हुआ करते थे, न अच्छे क्वालिटी के पैड और ग्लव्स, न ही बाउंस मारने पर कोई पाबंदी थी। लगातार बाउंस पर बाउंस पड़ रहे थे। ये कहानी है उस जिंदा दिल इंसान की जो अपनी साहस और हिम्मत के दम पर विपरीत परिस्थितियों में भी लहूलुहान होकर अंतिम दम तक लड़ता रहा। ये कहानी है एक ऐसे टेस्ट मैच की जहां एक के बाद एक भारतीय खिलाड़ी घायल होकर अस्पताल पहुंचते रहे और आधे खिलाड़ियों ने तो खेलने से ही मना कर दिया। ये कहानी है किंगस्टन टेस्ट की, जब सबाइना पार्क की पिच पर भारतीय खिलाड़ियों के खून से होली खेली गई थी। तो इससे पहले कि हम उस खूनी खेल की दास्तान को आगे बढ़ाए और यादों की दुनिया में आप सभी को सबाइना पार्क में किंगस्टन टेस्ट की धुंधली पड़ी यादों को ताजा कराए, आप सभी अपना प्यार दिखाते हुए अपने भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम 1976 में वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी। वेस्ट इंडीज की टीम उस समय काफी मजबूत और खूंखार हुआ करती थी। पूरे विश्व क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का सिक्का चलता था, जबकि भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज में रिकॉर्ड काफी खराब था। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया था। अब आखिरी मैच निर्णायक था। इस जीत हार से सीरीज का फैसला होना था। भारत पहली बार वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाकर जोरदार टक्कर दे रहा था, जिससे वेस्ट इंडीज का कप्तान क्लाइव लैड काफी गुस्से में थे और अपने बॉलरों से खफा थे, क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई टेस्ट की चौथी पारी में 400 से ऊपर का स्कोर करने के बाद भी भारतीय टीम को जीत से न रोक पाए थे। ऊपर से अंदर ही अंदर ये अफवाहें चल रही थी कि ये सीरीज हारते ही उनकी कप्तानी जाने वाली है। क्लाइव लैड अपने गेंदबाजों से झुंझलाते हुए बोले, बताओ भविष्य में मैं तुम लोगों को कितना रन दूं ताकि तुम भारतीय टीम को आउट कर सको, क्योंकि भारत जैसी कमजोर टीम चौथी पारी में 400 रन चेस करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। क्लाइव लैड इस मैच को अपनी नाक की लड़ाई बना लिए थे और वो हर हाल में किसी भी कीमत पर वो मैच जीतना चाहते थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज को बुरी तरह पीटा था। अब क्लाइव लैड को इंग्लैंड का दौरा करने से पहले भारतीय टीम को हराकर अपनी साख बचाना जरूरी था। क्लाइव लैड ने उस मैच में स्पिनरों की जगह अपने 4 तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, बेन डेनियल, बर्नार्ड जूलियन और बार्बन होल्डर को खिलाया। भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट गंवाए 60 रन जोड़ लिए थे। हालांकि पिच पर टिक पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पिच पर लंबी लंबी दरारें थी जिसमें एक सिक्का आसानी से समा जाए। कहते हैं पिच इतनी हार्ड और सख्त थी मानो सीमेंट से बनाई गई हो, जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को और खतरनाक बनाती थी। लंच तक खेल सही चल रहा था, मगर लंच के बाद खेल एकदम बदल गया जब लैड ने होल्डिंग से जाकर कुछ कहा। अब एकदम से माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट गेंद डालना शुरू कर दिया और होल्डिंग ने बाउंसर गेंदों की बरसात कर दी और बॉडी लाइन गेंद डालने लगे, क्योंकि क्लाइव लैड को ये हजम नहीं हो रहा था कि दोनों ओपनर गायकवाड़ और गावस्कर अभी तक मैदान में डटे हुए थे। वो भारतीय ओपनरों का आउट न करने से बेहद निराश थे और उन्होंने होल्डिंग से गुस्से में कहा, अगर तुम इन्हें आउट नहीं कर सकते तो इन्हें जख्मी करके मैदान से बाहर भेजो। अब क्लाइव लैड की बातें सुनकर बाउंसर गेंद के साथ साथ अब बीमर गेंदें भी फेंके जाने लगी और डेनियल दिखावा ऐसे कर रहे थे जैसे उनके हाथों से गेंद छूट गई हो। फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए स्कोर को 98 रन तक पहुंचा दिया। फिर भी बल्लेबाजों को आउट न होता देख सभी गेंदबाजों ने एक साथ हल्ला बोल दिया।
बीमर और बाउंस गेंदों की झड़ी लगा दी। ऐसी जानलेवा गेंदबाजी से निराश होकर गावस्कर की सब्र का बांध टूट गया और गावस्कर अपना बैट जमीन पर पटक कर गुस्सा जाहिर करने लगे और अंपायरों से इस जानलेवा गेंदबाजी की शिकायत की। मगर अंपायर डगलस और गुसेन ने गावस्कर के बातों को अनसुना कर दिया, जबकि अंपायर चाहते तो बाउंसर गेंद फेंकने से रोक सकते थे। गावस्कर को बेहद गुस्से में देख गायकवाड़ उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर गायकवाड़ ने कहा, मुझे इस जानलेवा गेंदबाजी से मरना नहीं है, मुझे अपने बेटे रोहन को देखना है, मैं सही सलामत घर लौटना चाहता हूँ। फिर गायकवाड़ के समझाने पर गावस्कर मान गए और खेल फिर से शुरू हुआ। सुनील गावस्कर 66 रन बनाकर 136 रनों पर आउट हो गए। भारत पहले दिन का खेल समाप्त होने पर 1 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना लिए थे। गायकवाड़ 58 और महेंद्र अमरनाथ 25 रन बनाकर नबाद थे। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही होल्डर की एक गेंद महेंद्र अमरनाथ की घुटनों पर लगी। शायद ये आगे आने वाली तूफान का संकेत था। होल्डर भी होल्डिंग बन गए थे और उन्हीं जैसे तेज गेंद डाल रहे थे। दूसरे दिन अमरनाथ सिर्फ 14 रन ही जोड़ सके और एक ऐसी गेंद पर रक्षण करते हुए आउट हुए, अगर वो न खेलते तो गेंद उनका सर उड़ा ले जाती। अमरनाथ के आउट होने के बाद गुड्डाप्पा विश्वनाथ क्रीज पर खेलने के लिए आए, मगर उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि आज वे अपने जीवन का सबसे तेज गेंदों को सामना कर रहे हैं। होल्डिंग, होल्डर, जूनियर, डेनियल सभी की रफ्तारें लगातार बढ़ती जा रही थी और भीड़ पागलों की तरह किल हिम मैन, हिट हिम मैन चिकटी जा रही थी, मानो पोर्ट ऑफ स्पेन में हार का बदला लेने को उतारू हो। अब खेलना दुर्भर हो रहा था। कहते हैं कि होल्डिंग की कुछ गेंदें इतनी तेज थी कि अनुभवी कीपर डेरिक मरे को छकाती हुई पीछे साइड स्क्रीन से टकराकर वापस कीपर के पास आ रही थी। डेनियल गेंद को पिच के ऊपर ऐसे पटक रहे थे जिससे गेंद टेनिस की तरह उछल रही थी। गेंद कहां जा रही है उससे डेनियल को कुछ मतलब नहीं था, बस वो फुल स्पीड से गेंद को पिच पर मार रहे थे और गेंद बैट्समैन के सर का निशाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद होल्डिंग की एक उठती गेंद विश्वनाथ की हाथों पर जा लगी, जिससे उनकी उंगली तो टूटी ही, वो कैच भी दे बैठे। दूसरी तरफ गायकवाड़ के पसलियों में दर्द था और वो अपने पैर को सही से चला भी नहीं पा रहे थे। वो चोट पे चोट खा रहे थे, मगर दूसरी बाल दुगनी उत्साह से खेल रहे थे। वो हर चोट सहकर शारीरिक तकलीफ के बाद भी अपने स्कोर को 81 रनों तक खींच कर ले गए। मगर वो एक बात भली भांति समझ चुके थे कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, मरने मारने वाली इस खूनी खेल में वो भी अपने आप को ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कोई एक गेंद उनका भी सर उड़ा ले जाएगी और यही हुआ। लंच से ठीक पहले होल्डिंग की एक गेंद उनके सीने में ठीक उसी जगह जा लगी जहां एक दिन पहले उनकी गेंद लगी थी। उन्हें तेज दर्द हुआ, ऐसा लगा कि उनकी पसलियां टूट गई हो, मगर दर्द को जाहिर नहीं किया और छुपा गए। शायद वो गेंदबाजों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। उस ओवर की अगली गेंद गायकवाड़ की ग्लव्स पर लगी, मगर गायकवाड़ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। उस वक्त उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो खेलने के लिए तैयार होने लगे, उनके ग्लव्स से खून बहकर बैट पर फैलने लगा। उन्होंने अपना बैट जमीन पर रखते हुए ग्लव्स उतार कर देखा तो बीच के उंगली का नाखून फट चुका था। गायकवाड़ ने परवाह न करते हुए दर्द का घूंट पीते हुए साहस दिखाकर अगली गेंद खेलने को तैयार हो गए। इससे पहले कि वो जान पाते कि क्या हुआ, वो जमीन पर गिरे पड़े थे। बाद में गायकवाड़ ने इस घटना को याद किया। न जाने मेरा चश्मा उड़कर कहाँ गिरा, मुझे एक पल को लगा कि मेरे सिर में भूचाल आ गया हो, दिमाग में घंटियां बज रही हो और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गायकवाड़ बेसुध जमीन पर पड़े थे। मामला गंभीर देख आसपास खड़े लॉयड, रिचर्ड्स, मरे उनके पास दौड़ कर आए। इस तरह से उस खूंखार पिच पर गायकवाड़ की जुझारू पारी का अंत हुआ। गायकवाड़ 450 मिनट सवाइना पार्क की खूनी पिच पर लड़ते रहे। गायकवाड़ की ये पारी कई शतकों पे भारी था। इस गेंद के बाद अंपायर ने समय से थोड़ा पहले लंच की घोषणा कर दी। रिजर्व खिलाड़ी पी कृष्णमूर्ति गायकवाड़ को ड्रेसिंग रूम पहुंचाने में मदद करने के लिए पिच पर आए, मगर गायकवाड़ ने खुद चलकर जाने का फैसला किया। रास्ते में कृष्णमूर्ति ने अपनी उंगली दिखाते हुए पूछा कि इसे गिन सकते हैं, ये जानने के लिए कि गायकवाड़ की दिमागी हालत ठीक है या नहीं।
इस पर गायकवाड़ कृष्णमूर्ति पर गुस्सा हो गए। ड्रेसिंग रूम जाते जाते खून उनके कान से टपक कर उनके टी शर्ट को लाल कर चुका था। कहते हैं गायकवाड़ ड्रेसिंग रूम में अपने पैड उतारकर अपने सर के नीचे रखकर बेंच के ऊपर लेट गए, क्योंकि उस समय ड्रेसिंग रूम में कोई डॉक्टर नहीं था जो गायकवाड़ का इलाज कर सके। गायकवाड़ की हालत देख भारतीय खिलाड़ियों ने आयोजकों से बात की और लंबी बातचीत के बाद गायकवाड़ को अस्पताल पहुंचाया गया। गायकवाड़ के साथ सुनील गावस्कर भी अस्पताल पहुंचे, जहां टीम के मैनेजर पाली उमरगिर पहले से मौजूद थे, क्योंकि विश्वनाथ के हाथ में चोट लगने की वजह से उनकी प्लास्टर करवा रहे थे। पाली उमरगिर गायकवाड़ को देखकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि इस मैच से 14 वर्ष पहले उनके टीम के एक खिलाड़ी नारिक कंटेक्टर के सिर पर तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफ्थ की गेंद लगी थी और वो 6 दिनों तक बेहोश रहे और उस गेंद ने कंटेक्टर का कैरियर तबाह कर दिया। यहाँ गायकवाड़ का इलाज चल रहा था, तभी दूसरी तरफ ब्रजेश पटेल सबरीना पार्क की खूनी पिच पर खून से लथपथ थे, क्योंकि होल्डर की एक तेज रफ्तार की उठती गेंद ब्रजेश पटेल की ऊपरी होठ को चीर चुकी थी और उनके मुंह खून से लाल हो गए थे। इधर गायकवाड़ दर्द से छटपटा रहे थे और उनकी हालत देख डॉक्टरों ने पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया। कहते हैं 24 घंटे बाद जाकर गायकवाड़ के हालत में कुछ सुधार हुआ और जैसे ही रूम में पाली उमरगिर गायकवाड़ का हाल जानने आए, गायकवाड़ ने अपने दिल की बात कही। पाली का काम मेरी जरूरत टीम को है, मुझे बैटिंग करने जाने दीजिए। पाली उमरगिर ने गहरी नजरों से गायकवाड़ को देखा और गायकवाड़ की हालत देखते हुए साफ साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ भारत ने सबरीना पार्क पर अपनी पारी 6 विकेट पर 306 रनों पर समाप्त कर दी, क्योंकि आगे खेलने के लिए भारत के तरफ से कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था और बॉलरों को उस खूनी पिच पर खून के प्यासे वेस्ट इंडीज के दानव रूपी गेंदबाजों के सामने भेजना खुदकुशी करना था। इसलिए भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 306 रनों पर ही पारी घोषित कर दी। इस खूनी खेल में होल्डिंग ने 4 बल्लेबाजों को शिकार बनाया, जबकि डेनियल ने 2 बल्लेबाजों को अपना निशाना बनाया। वेस्ट इंडीज ने 306 रनों का पीछा करते हुए 391 रन बनाकर 85 रनों की बढ़त ले ली। भारत जब अपना दूसरी पारी शुरू करने आया तो उसके सामने बेहद मुश्किल हालात थे, क्योंकि भारत के 3 चोटी के बल्लेबाज गायकवाड़, विश्वनाथ, ब्रजेश पटेल चोटिल थे और बल्लेबाजी करने के स्थिति में नहीं थे। इस मुश्किल हालात में सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर के कदम भारतीय उम्मीदों के बोझ लिए मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये कहना मुश्किल था कि उस खूनी खेल में कौन किसका कितना साथ देगा, और हुआ भी ऐसा ही। जल्द ही जोरदार झटका लगा और गावस्कर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत का असल स्कोर 5 रन पर 4 विकेट हो गया था। उसके बाद वेंगसरकर और महेंद्र अमरनाथ ने मिलकर 63 रन जोड़े। फिर जूलियन ने दिलीप वेंगसरकर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वेंगसरकर 21 रन बनाकर आउट हुए। अब मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ के बीच 29 रनों की साझेदारी हुई। तभी होल्डिंग ने मदन लाल को बोल्ड कर दिया। इस तरह से मदन लाल 8 रन बनाकर चलते बने। अब भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 97 रन। अगली ओवर में महेंद्र अमरनाथ भी 97 के स्कोर पर स्टंप आउट होकर चलते बने। उसके बाद होल्डिंग ने बिना कोई रन दिए श्रीनिवास वेंकटराघवन को भी बोल्ड कर दिया। अब क्लाइव लायड एंड कंपनी की हरकत देखकर झल्लाकर बिशन सिंह बेदी ने भारत की दूसरी पारी 97 रनों पर ही घोषित कर दी, क्योंकि उस खूनी पिच पर जानलेवा बाउंसर गेंदों का सामना करना बहुत कठिन था और इस तरह से 5 भारतीय खिलाड़ी अपसेंट आउट हुए। उसके बाद वेस्ट इंडीज को 13 रन का लक्ष्य मिला, जो वेस्ट इंडीज मात्र 1.5 ओवर में आसानी से पूरा कर लिया और सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। मैच के बाद क्लाइव लायड से पत्रकारों ने इस गेंदबाजी के बारे में पूछा तो क्लाइव लायड ने तनकर कहा, क्या भारतीय हमसे हाफ बाली फेंकने की उम्मीद लेकर आए थे? लायड की ये बातें क्रिकेट एक्सपर्टों को पसंद नहीं आई। टोनी क्रोजियर ने कहा, अंपायर गोसाई को खतरनाक गेंदबाजी पर एक्शन लेना चाहिए था और गेंदबाजों को चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि इसके कई कारण थे, मगर अंपायर चुप थे और क्लाइव लायड का साथ दे रहे थे। गायकवाड़ की चोटें इतनी खतरनाक थी कि भारत लौटने के बाद भी उनके कानों में घंटियां बजती रही, क्योंकि उनके कान का चदरा फट गया था। 2 बार ऑपरेशन करने के बावजूद अभी भी गायकवाड़ को उस कान से सुनने में परेशानी होती है। आगे चलकर होल्डिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा
कि हमने वही किया जो हमारे कप्तान ने कहा। हम चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। आप नीचे कमेंट में बतलाइएगा कि क्लाइव लैंड ने सही किया या गलत।